अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं हूँ सैयद अरसलान बुखारी, आपका केमिस्ट्री का टीचर। बच्चों, आज हम इस बाब का आखिरी उन्वान पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ओज़ोन का ख़ात्मा और उसके असरात। इस उन्वान में हम बिलखसूस पढ़ेंगे कि ओज़ोन क्या है, ओज़ोन का फ़ायदा क्या है, ओज़ोन कैसे ख़त्म हो रही है और उसके ख़त्म होने की वजह से कौन से पेचीदा मसाइल और असरात हमारे ऊपर मरतब हो सकते हैं। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ और आपको लेके चलते हैं केमिस्ट्री की दुनिया में। जी, तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, हम आते हैं आज के उन्वान पर जिसका नाम है ओज़ोन का ख़ात्मा और उसके असरात। हम ये देखेंगे कि ओज़ोन क्या है, ओज़ोन का ख़ात्मा किस तरह हो रहा है और फिर उसके असरात क्या रूनुमा हो रहे हैं हमारी ज़िंदगी के ऊपर, हमारे माहौल के ऊपर या हमारी दुनिया के ऊपर। तो चलें आगाज़ करते हैं आज के लेक्चर का। बच्चों, अगर हम ओज़ोन की बात करें तो ओज़ोन जो है वो ऑक्सीजन का एक एलोट्रॉप है। बच्चों, आप लोगों ने इस नाम को पहले भी पढ़ रखा है नहम क्लास के अंदर, एलोट्रॉप। एलोट्रॉप कहा जाता है एक ही एलिमेंट की मुख्तलिफ अशकाल को, मुख्तलिफ अकसाम को, जिनकी जो फिजिकली यानी तबई एतबार से मुख्तलिफ होती हैं। इसी तरह ओजोन जो है वो ऑक्सीजन का एक एलोट्रॉप है, यानी ऑक्सीजन की एक मुख्तलिफ तबई हालत है। अब जो ऑक्सीजन हम पढ़ते हैं, हमने देखा है कि उसका फॉर्मूला है O2, जबकि एक और शक्ल के अंदर भी ऑक्सीजन मौजूद है और वो है O3। साबित हुआ कि है वो ऑक्सीजन ही, लेकिन दोनों की तबई खसूसियात एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, दोनों की तबई हालतें एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो ऐसी अकसाम जो होती तो एक ही एलिमेंट की हैं, लेकिन तबई एतबार से वो मुख्तलिफ होती हैं, उनको कहा जाता है एलोट्रॉप्स। बच्चों, याद रखिएगा, ऑक्सीजन के 3 एलोट्रॉप्स पाए जाते हैं। मतलब आम तौर पे हम 3 को ज्यादा पढ़ते हैं, वैसे ऑक्सीजन के कुल मिला के 9 एलोट्रॉप्स हैं, लेकिन हम आम तौर पे 3 को पढ़ते हैं। अब वो 3 कौन कौन से हैं? एक, जब ऑक्सीजन एटम की हालत में पाई जाए तो हम उसके बाहर ब्रैकेट लगाते हैं। तो चूंकि ये एटम की हालत में पाई जा रही है, इसलिए इसको एटॉमिक ऑक्सीजन कहा जाता है। इसको एटॉमिक ऑक्सीजन कहा जाता है। इसके अलावा ऑक्सीजन हमें मिलती है आम हालत में O2, जिस हालत में हम उसको जिस्म में लेकर जाते हैं, और वो आम ऑक्सीजन के तौर पे काम करती है। अब चूंकि इसमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की फॉर्म में हमें नजर आ रही है, तो इसको हम दो नाम देते हैं। इसको नॉर्मल ऑक्सीजन भी कहा जाता है और इसको मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन भी कहा जाता है। तो ये उसका दूसरा एलोट्रॉप है, यानी ऑक्सीजन इस हालत में भी पाई जाती है, इस हालत में भी पाई जाती है। तो ये इसका हम कहते हैं कि ये नॉर्मल ऑक्सीजन है या मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है। जबकि तीसरी हालत, तीसरा एलोट्रॉप ऑक्सीजन का O3 है और इस O3 को हम ओजोन का नाम देते हैं। तो ये 3 ज्यादा पाए जाने वाले ऑक्सीजन के एलोट्रॉप्स हैं। कुल मिला के आपके लिए एक मजेदार बात यह है कि ऑक्सीजन के कुल मिला के 9 एलोट्रॉप्स पाए जाते हैं, लेकिन उनमें से 3 को हम ज्यादातर पढ़ते हैं, जिसमें से एक है एटॉमिक ऑक्सीजन, एक है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, एक है ओजोन। अगर हम इसको कीमियाई एतबार से देखें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे चीज़ों को साइंसी एतबार से सोचते हैं, तो चूंकि इसमें हमें एक ऑक्सीजन नज़र आ रहा है तो ये मोनो एटॉमिक ऑक्सीजन है, इसमें हमें 2 एटम्स नज़र आ रहे हैं तो ये डाई एटॉमिक है, और इसमें हमें 3 एटम्स नज़र आ रहे हैं तो ये ट्राई एटॉमिक ऑक्सीजन कहलाती है। तो ओजोन ऑक्सीजन का एक एलोट्रॉप है, और आगे मैं लिख देता हूं कि इसमें ऑक्सीजन ट्राई एटॉमिक फॉर्म में पाई जाती है। तो ये ऑक्सीजन की ट्राई एटॉमिक फॉर्म है, ये उसकी ट्राई एटॉमिक हालत है।
अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे, वो कहेंगे कि सर इसकी साख्त कैसी होती है, इसकी शक्ल कैसी होती है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो बच्चों इसकी साख्त मैं यहाँ आपके सामने बना देता हूँ। तो ये ओजोन के मॉलिक्यूल की साख्त जो है वो मैंने आपके सामने बना दी है। ये है O3। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि ओजोन क्या है, तो आप बताएंगे कि ये ऑक्सीजन का एक एलोट्रॉप है और इसकी साख्त मैंने आपके सामने बना दी है। अब चलते हैं कि ये ओजोन जो है ये कहाँ मौजूद होती है, यानी इसकी मौजूदगी कहाँ पर है। क्या ये हमारे पूरे माहौल के अंदर, क्या ये हमारे पूरे एटमॉस्फेयर के अंदर पाई जाती है या कुछ ख़ास हिस्सों में पाई जाती है। तो अजीज़ तलबा और तालिबात याद रखिएगा, ये हमारे पूरे माहौल में नहीं पाई जाती। ये सिर्फ हमें कहाँ नज़र आती है, जब हम स्ट्रेटोस्फियर को पढ़ते हैं। जब हम स्ट्रेटोस्फियर को पढ़ते हैं तो उस वक्त हम देखते हैं कि स्ट्रेटोस्फियर के अंदर ओजोन मौजूद है। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे, वो कहेंगे कि सर जब हमने स्ट्रेटोस्फियर का उन्वान पढ़ा था तो वहाँ हमने पढ़ा था कि स्ट्रेटोस्फियर 3 हिस्सों में पाई जाती है। एक उसकी लोअर है, एक मिड है, एक अपर है, यानी एक ज़ेरी है, एक दरमियानी है और एक बालाई है। तो उसमें से याद रखिएगा सबसे ज़्यादा ओजोन दरमियान में जो मिड वाली स्ट्रेटोस्फियर है उसमें पाई जाती है। उसके बाद जो बालाई है उसके अंदर पाई जाती है, सबसे कम ज़ेरी में होती है। तो याद रखिएगा ओजोन की मौजूदगी के एतबार से मैं आपको बता रहा हूं कि ये सिर्फ स्ट्रेटोस्फियर के अंदर होती है। ये जहां पे हम रह रहे हैं, जिसमें हम जिंदा रहते हैं, यानी ट्रोपोस्फियर, उसमें ओजोन नहीं पाई जाती। और याद रखिएगा अगर ट्रोपोस्फियर में ओजोन किसी सूरत से आ भी जाए तो उसका दर्जा एक पॉल्यूटेंट का होता है। इस बात को हम पॉल्यूटेंट वाले टॉपिक में पढ़कर आ चुके हैं। तो इसकी मौजूदगी का जहां तक बात है तो बच्चों ये स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है और पूरे स्ट्रेटोस्फियर में नहीं है। मैंने आपको बता दिया है कि ज्यादातर ये दरमियानी स्ट्रेटोस्फियर में ये ज्यादा पाई जाती है। जिसको मिड स्ट्रेटोस्फियर कहा जाता है, दरमियानी स्ट्रेटोस्फियर के अंदर ये पाई जाती है और बड़ी कसरत से पाई जाती है। हत्ता कि वहाँ पे इसका एक ख़ास इलाका बन चुका है, एक गुलाफ बन चुका है और उस गुलाफ को हम नाम देते हैं कि वो ओजोन लेयर है। तो ओजोन ने एक लेयर बना रखी है। अब ये स्ट्रेटोस्फियर हमारी सतह, जो जमीन की सतह है, उससे कितना ऊंचा है। स्ट्रेटोस्फियर वाले उन्वान में हमने पढ़ा था कि शुरू के 12 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फियर है और उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर शुरू हो जाती है। तो अगर हम जमीन से ऊपर ऊंचाई में जाएं तो 24-25 यानी 25 से 30 किलोमीटर के अगर हम ऊपर जाते हैं फासले पे, तो वहां पे जाके हमें हमारा सामना ओजोन के साथ होता है, जिसको मैंने यहां पर बनाया हुआ है। अब आप फर्ज कर लीजिए कि ये है जमीन की सतह, और ये जो मैंने बना रखी है ये है ओजोन लेयर। तो ये है ओजोन लेयर और ये आ रही है सूरज से। ये रहा एक सूरज और सूरज से आ रही हैं ये वाली खास किस्म की रेडिएशंस जिनको हम कहते हैं यूवी रेज, यानी अल्ट्रा वायलेट रेज। तो ये है ओजोन लेयर। तो ये आप जरा गौर से देखिए कि ये फासला कितना बनता है। मैंने आपको बता दिया कि जमीन की सतह से ये तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर ऊपर अगर हम जाएं तो वहां पे ओजोन की एक खासी चौड़ी लेयर जो है वो कुदरती तौर पर बन चुकी है और इस लेयर का नाम है ओजोन लेयर। इसमें ओजोन है। अब इसका काम क्या है वो हम थोड़ी देर तक बड़ी तफसील के साथ पढ़ेंगे। तो ओजोन की तारुफ के बाद दूसरी अहम चीज उसकी मौजूदगी है, जो मिड स्ट्रेटोस्फियर यानी दरमियानी स्ट्रेटोस्फियर में एक खास लेयर बना के है जो कि कई किलोमीटर तक चौड़ी है और उस लेयर को हम ओजोन लेयर का नाम देते हैं। अब ये ओजोन लेयर कैसे बनी है और इसमें कौन कौन से रिएक्शंस चलते हैं,
हम उनको बड़ी तफसील के साथ अब पढ़ने लगे हैं। बच्चों याद रखिएगा, हमारे जो स्ट्रेटोस्फियर है, उस स्ट्रेटोस्फियर के अंदर ओजोन बनती रहती है, टूटती रहती है, फिर बनती है, फिर टूटती है, यानी इसका बनना और इसका टूटना हर वक्त चलता रहता है। आम से रिएक्शन हो रहे होते हैं, तो हम देखते हैं कि जब ओजोन बनती है तो कैसे बनती है, और जब ओजोन टूटती है तो कैसे टूटती है। बच्चों याद रखिएगा, अब इसमें मैं इसको समझाने के लिए आपकी किताब से थोड़ा बाहर जाऊंगा, लेकिन फिर हम किताब पे वापस आ जाएंगे। बच्चों आपको पता है कि हमारे माहौल के अंदर ऑक्सीजन नाम की गैस पाई जाती है। ये ऑक्सीजन स्ट्रेटोस्फियर के अंदर भी है। स्ट्रेटोस्फियर में चूंकि आपने पढ़ा है कि हमारा जो माहौल है, हमारी जो हवा है, उसमें 21%, 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन है। तो ये वही ऑक्सीजन है जो वहां पाई जाती है। अब इस ऑक्सीजन के ऊपर जब सूरज से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेस पड़ती हैं, तो ये उन अल्ट्रा वायलेट रेस को क्या कर लेता है, जज़ब करता है, और इसके अंदर एक अमल शुरू हो जाता है। उस अमल का नाम क्या है? उस अमल को कहा जाता है फोटो डिसोसिएशन। बच्चों ये जो लफ्ज है ना, डिसोसिएशन, डिसोसिएशन का मतलब होता है चीज को तोड़ देना, डीकॉम्पोजिशन। किसी भी चीज को अगर हम तोड़ दें तो हम कहते हैं उसकी डिसोसिएशन हो गई है। और फोटो का मतलब होता है लाइट। तो चूंकि ये जो अल्ट्रा वायलेट रेज इस पे पड़ रही हैं, चूंकि वो कहां से आ रही हैं, सूरज की रोशनी के साथ आ रही हैं, यानी लाइट से आ रही हैं, तो इस वजह से, उनकी वजह से ये टूटता है, तो हम कहते हैं ये फोटो डिसोसिएशन हो गई है। अब जब ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल टूटता है तो वो ऑक्सीजन के 2 एटम्स बना देता है। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले ही आपको बताया है कि एटम की फॉर्म में भी ऑक्सीजन पाई जाती है, डायटोमिक फॉर्म में भी पाई जाती है, और ट्राई एटॉमिक यानी ओजोन की हालत में भी पाई जाती है। तो ये ऑक्सीजन, नॉर्मल ऑक्सीजन जो हमारे ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर में मौजूद है, सिर्फ उसके ऊपर अल्ट्रा वायलेट रेस पड़ी हैं जो सूरज से आ रही हैं। और चूंकि इनमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है, इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इसकी एनर्जी की वजह से ऑक्सीजन जब इसको जज्ब करती है तो उसमें फोटो डिसोसिएशन नाम का अमल होता है, और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल टूट के 2 एटम्स बना देता है। अब ये जो 2 एटम बने हैं, ये 2 एटम अलग-अलग ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं और ऑक्सीजन के साथ मिलकर ओजोन बना देते हैं। तो गोया साबित हुआ कि ऑक्सीजन के ये जो एटम टूटे हैं, जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल टूटा है और उससे 2 एटम बने हैं, वो 2 अलग ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करके 2 ऑक्सीजन के ओजोन के मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। तो इस तरह ओजोन बन रहा है। अब जब ये ओजोन बन जाता है तो इस ओजोन के बनने के बाद क्या होता है? ओजोन के बनने के बाद उसकी डीकॉम्पोजिशन शुरू हो जाती है, वो टूटने लग जाता है। अब ओजोन टूट के क्या बनाता है? जाहिर है एक चीज जब टूटती है तो वो उन्हीं चीजों में टूटती है जिनसे मिलकर वो बनी है। तो ओजोन जब टूटता है तो ओजोन के टूटने से ऑक्सीजन गैस बनती है और दोबारा से वो ऑक्सीजन का जो एटम है वो बन जाता है। अक्सर किताबों में इसके ऊपर हमने डॉट लगाया होता है जो कि इसके फ्री रेडिकल होने को दिखाता है। तो साबित हुआ कि ओजोन बन भी रही है, यानी ओजोन का बनना भी है। तो ये है ओजोन का बनना, जिसको आप कॉम्बिनेशन कह सकते हैं। और ये जो नीचे मैंने रिएक्शन लिखा हुआ है, ये है ओजोन का टूटना। और ओजोन के टूटने को हम डीकॉम्पोजिशन भी कह सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन है या कॉम्पोजिशन है, और ये डीकॉम्पोजिशन है, टूटना। ये काम चल रहा है, यानी ओजोन टूट के नॉर्मल ऑक्सीजन में, नॉर्मल ऑक्सीजन से फिर ओजोन, ओजोन से नॉर्मल ऑक्सीजन,
ये काम चल रहा है, और जिस जगह पर ये काम सबसे ज्यादा हो रहा है असल में वही जगह ओजोन लेयर कहलाती है। तो ओजोन लेयर जो है ये वो जगह है जहां पर ऑक्सीजन बन भी रहा है, ओजोन बन भी रहा है, ओजोन टूट भी रहा है, लेकिन उसमें कोई कमी वाकई नहीं हो रही। यानी जितना ओजोन टूट रहा है उतना ही ऑक्सीजन बन रहा है, जितना ऑक्सीजन मिल रहा है उतना ही ओजोन बन रहा है, उसमें कोई कमी जो है ना वो वाकई नहीं हो रही। तो ये काम कुदरती तौर पे चल रहा है और इसकी वजह से एक बैलेंस बरकरार है और उस बैलेंस को नाम दिया जाता है ओजोन बैलेंस। लेकिन इस बैलेंस के अंदर कुछ अरसा कबल खराबी देखी गई है। अब वो खराबी कब देखी गई है उसका अगर हम थोड़ी सी उसकी तारीख पढ़ के देखें तो हमें पता चलता है कि सन 1970 के बाद, सन 1970 के बाद ओजोन लेयर में मौजूद ओजोन की मिकदार को कम होते हुए देखा गया। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे, वो कहेंगे सर वहां हमने कौन से कोई कैमरे लगा रखे हैं। तो बच्चों सैटेलाइट के जरिए हम देख सकते हैं। इसके अलावा मौसम के हाल को जानने के लिए रोजाना की बुनियाद पर रॉकेट्स उड़ते हैं और महकमा मौसमियात जो है वो आपको दिन भर की खबर देता है। तो उसके जरिए ये सारी चीजों के ऊपर बाकायदगी के साथ नजर रखी जा सकती है। तो 1970 की दहाई के बाद ओजोन लेयर में मौजूद जो ओजोन है उसकी मिकदार के अंदर कमी को देखा गया, वरना ओजोन बैलेंस बरकरार था, ओजोन बन भी रही थी, ओजोन टूट भी रही थी। अब ओजोन का काम क्या है? ओजोन का काम है कि उसने सूरज से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेस को जज्ब करना होता है ताकि वो बिल्कुल सीधा जमीन के ऊपर ना पड़े, क्योंकि अगर वो बिल्कुल सीधा जमीन के ऊपर पड़ती हैं तो जमीन के ऊपर पड़ने की वजह से उसके बड़े खतरनाक असरात हमें नजर आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर देखा यह गया है कि ये अल्ट्रा वायलेट रेस जो हैं ये इंसान को जिल्द का कैंसर भी पैदा कर सकती है। ये फसलों के लिए इंतहाई नुकसानदेह है क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि जब ये फसलों पर पड़ेंगी तो ये फसलों के यानी पौधों के टिश्यूज़ को इंतहा दर्जे नुकसान पहुंचाएंगी और उनकी बढ़ोतरी और उनकी ग्रोथ वहीं रुक जाएगी। और इसके असरात स्पेन में देखे भी गए। ये जब हमारी दुनिया के ऊपर पड़ेंगी, चूंकि इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो ज़मीन इनको ज़्यादा जज्ब करेगी और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, दर्जा हरारत हमारे माहौल का, हमारी हवा का, आबो हवा का बढ़ने लग जाएगा। तो ओजोन का फायदा आप देखें कि ओजोन को अल्लाह ताला ने एक हिफाजती लेयर की सूरत में बनाया हुआ है, दुनिया के इर्द गिर्द ये यूं मौजूद है और सूरज से आने वाली डायरेक्ट अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो बराह रास्त दुनिया की सतह के ऊपर पहुंच सकती हैं, इंसानों समेत जानवरों और पौधों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, हमें उनसे महफूज कर दिया गया क्योंकि ये उनकी बहुत बड़ी मिकदार को जज्ब कर लेती है। ये उसका फायदा है। लेकिन 1970 के बाद इस ओजोन लेयर के अंदर खासी कमी देखी गई है। अब उस कमी की वजूहात क्या हैं? इन कमी की वजूहात जो है ना इनका हमें जाके पता चला था 1970 में, क्योंकि 1970 में हमें पता चल गया कि भी कमी होने लग गई है। फिर उसके ऊपर रिसर्च शुरू हो गई, उस पर काम शुरू हो गया और 1977 यानी 7 साल के बाद जाके हमें अंदाजा हुआ कि ये किसकी वजह से हो रहा है। तो चलते हैं ओजोन के खात्मे की वजूहात की तरफ चलते हैं कि कौन कौन सी ऐसी वजूहात हैं
कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से ओजोन के अंदर कमी देखी जाती है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो सामने आई वो तो कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे सामने आए जिनका नाम था हेलोकार्बन्स। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे, वो कहेंगे सर ये हेलोकार्बन्स कौन से हैं। तो बच्चों ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन के साथ हैलोजन के एटम्स जुड़े होते हैं। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि सर हैलोजन क्या होते हैं। तो हैलोजन को हम एक्स साइन से शो करते हैं, एक्स के निशान से हम इसको दिखाते हैं। और हैलोजन का मतलब है ग्रुप नंबर 17, पीरियोडिक टेबल का 17वां ग्रुप, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का शुमार होता है। वो जब कार्बन के साथ जुड़े होते हैं तो हम कहते हैं ये हेलोकार्बन है। उसमें सिंगल बॉन्ड वाले भी हैं, डबल बॉन्ड वाले भी हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाले भी हैं। अलबत्ता उसमें होता क्या, कार्बन के साथ हैलोजन्स जुड़े होते हैं। तो एक तो ये बहुत बड़ी वजह हमारे सामने हमें नजर आई। दूसरी वजह, कुछ केमिकल्स हमारे सामने आए जिनको प्रोपेलेंट्स कहा जाता है। अब बच्चों ये प्रोपेलेंट्स क्या हैं? प्रोपेलेंट्स आमतौर पे ऐसे फ्यूल्स को कहा जाता है, ऐसे फ्यूल्स को कहा जाता है जो रॉकेट्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं। चूंकि रॉकेट्स फ्यूल पे चलता है तो उसके अंदर जो फ्यूल इस्तेमाल होता है उनको हम प्रोपेलेंट्स का नाम देते हैं। और प्रोपेलेंट्स की खूबी ये होती है कि ये आम फ्यूल से ज़्यादा जल्दी चलते हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो फोर्स और ताकत पैदा करते हैं ताकि रॉकेट तेज़ी से जा सके। इनके नाम से ये अंदाज़ा हो रहा है, प्रोपेलेंट का लफ्ज़ प्रोपेल से निकला है और प्रोपेल होता है किसी को धक्का लगाना। तो एक प्रोपेलेंट्स हमारे सामने आए कि ये एक बहुत बड़ी वजह है ओजोन के खात्मे के पीछे। लेकिन जो सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक किस्म की कंपाउंड्स हमारे सामने आए उनका नाम था क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। और बच्चों इन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की ही तफसील आपकी किताब में दी जा रही है और इसको ही हम तफसील से पढ़ेंगे। तो ना हम प्रोपेलेंट्स को और हेलोकार्बन्स को नहीं पढ़ेंगे, हमारा ताल्लुक होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के साथ, जिनको फ्लोरोक्लोरोकार्बन्स भी लिखा जाता है। तो कुछ जगहों पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और कुछ जगहों पे फ्लोरोक्लोरोकार्बन्स का नाम इनको दिया जाता है। उर्फे आम में इनको CFCs लिखा जाता है। तो ये है CFCls। CFCls भी लिखा जाता है, CFCs भी लिखा जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है जी। तो ये C जो है वो कार्बन को, ये F फ्लोरीन को और ये Cl क्लोरीन को दिखाता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि इसको CFCs भी लिखा जाता है। तो ये दोनों तरीके बिल्कुल ठीक हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये इनकी शॉर्ट फॉर्म आम हालत भी मैंने आपको दिखा दी है। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाम से ही हमें समझ लग रही है कि इसमें क्लोरीन भी होगा, इसमें फ्लोरीन भी होगा और वो किसके साथ जुड़े होंगे? कार्बन के साथ जुड़े होंगे। सबसे पहले तो अजीज तलबा और तालिबात, आप इनकी साख्त देखें ताकि आपको वहां से ये समझ लग जाए। इसमें क्या होगा बच्चों? कार्बन होगा। कार्बन जो है वो एक मरकजी एटम, जिसको सेंट्रल एटम कहा जाता है, उसके तौर पर मौजूद होगा। इसके एक तरफ हो सकता है फ्लोरीन लगा हो और बाकी 3 तरफ क्लोरीन हो सकता है। ये एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन है क्योंकि इसके अंदर कार्बन है, कार्बन के साथ फ्लोरीन है और साथ में क्लोरीन है। ये मामला भी हो सकता है कि 2 फ्लोरीन के एटम हो और 2 क्लोरीन के एटम हो। यानी जरूरी है कि कार्बन मरकजी एटम की सूरत में पड़ा हो और उसके साथ फ्लोरीन भी जुड़ा हो और उसके साथ क्लोरीन भी जुड़ा हो। तो यह होना जरूरी है। अब बच्चों ये जो मैंने आपके सामने बनाया है, जरा गौर कीजिए, इसमें क्लोरीन कितने हैं? 3। फ्लोरीन कितना है? 1 और 1 कार्बन है। इसी वजह से हम इसको नाम देते हैं कि ये है ट्राई क्लोरो, क्योंकि 3 क्लोरीन है।
ट्राइक्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका नाम है ट्राइक्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये एक बहुत बड़ी वजह देखी गई है जो ओजोन को खराब कर रहे हैं, ओजोन को खत्म करते जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि सर ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ पाए जाते हैं, क्या हम इनको अपनी जिंदगियों में हमारा इनके साथ पाला पड़ता है? बच्चों ये आम तौर पे कूलिंग एजेंट के तौर पे पाए जाते हैं। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं कि ये आम तौर पे कूलिंग एजेंट्स के तौर पे पाए जाते हैं। अच्छा, अब आप नाम से ही आपको समझ लग रही है कि कूलिंग एजेंट कौन होगा? जो ठंडक पैदा करेगा। और हमें ठंडक कहाँ चाहिए होती है? रेफ्रिजरेटर्स के अंदर चाहिए होती है, एयर कंडीशनर्स के अंदर चाहिए होती है। हमारी जिंदगियों के अंदर यही वो जगह हैं जहां पे हमें कूलिंग चाहिए होती है। तो बच्चों क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को कूलिंग एजेंट के तौर पर ही यूज किया जाता रहा है। किसके अंदर? रेफ्रिजरेटर्स के अंदर। किसके अंदर? एयर कंडीशनर्स के अंदर। सिर्फ घरों में नहीं, कारोबारी मराकज में और ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहां पे हमें कूलिंग करनी पड़ती है। मैं आपको मिसाल देता हूं कि मेटल की इंडस्ट्रीज में हमें मेटल को बहुत ज्यादा हीट करना पड़ता है। हम उसको इतना गर्म करते हैं कि वो पिघल जाता है और लाल सुर्ख रंग का हो जाता है, और फिर उसे ठंडा करना होता है क्योंकि हमें उसको एक खास शक्ल देनी है। तो कूलिंग इफेक्ट पैदा करना होता है। उस कूलिंग इफेक्ट के लिए हमें कूलिंग एजेंट्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का इस्तेमाल कूलिंग एजेंट्स की सूरत में होता रहा है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर आप कह रहे हैं होता रहा है, तो क्या अब नहीं होता? जी बिल्कुल दुरुस्त है। हेलोकार्बन्स के ऊपर, नुकसानदेह प्रोपेलेंट्स के ऊपर और नुकसान पैदा करने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन सब के ऊपर पाबंदी लग चुकी है। याद रखिएगा अजीज तलबा कि जब ये मामला देखा गया कि ओजोन का खात्मा हो रहा है तो इसके ऊपर बड़ा सख्त किस्म का एक्शन लिया गया, और सन 1986 में, यानी जब हमें मसले का पता चला उसके 16 साल के बाद, 1986 में नुकसान दे केमिकल्स पर पाबंदी आयद कर दी गई। एक कानून बना और उस कानून के तहत इन पर पाबंदी आयद कर दी गई। पाबंदी का इतलाक बाकायदा 1988 यानी 1986 के 2 साल के बाद हुआ, और इस वक्त दुनिया में किसी भी जगह पर हेलोकार्बन्स, वो प्रोपेलेंट जो इसको नुकसान पहुंचाते हैं, और ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जो ऐसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो ओजोन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन पर पाबंदी आयद कर दी गई। इस कानून को मॉन्ट्रियल एक्ट का नाम दिया गया और इस वक्त पूरी दुनिया में पाबंदी लग चुकी है। अब वो पाबंदी के असरात क्या सामने आते हैं वो भी हम थोड़ी देर बाद उसको पढ़ेंगे, क्योंकि पहले हमें उससे पैदा होने वाले नुकसानात का जायजा लेना चाहिए कि उससे नुकसानात क्या पैदा हुए हैं, फिर देखेंगे कि पाबंदी लगाने के बाद उसके असरात क्या आए हैं। तो अजीज तलबा और तालिबात, हमारे लिए इस बात का जायजा लेना बहुत जरूरी है कि आखिर ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के अंदर ऐसा क्या है कि ये ओजोन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब किसी जगह पर किसी रेफ्रिजरेटर में कूलिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल हो रहे थे और किसी ख़ास मसले के तहत ये वहाँ से खारिज हो गए और ख़ारिज होकर हवा में चले गए, तो जब खारिज होकर ये हवा में जाएंगे तो उसके बाद ये करते क्या हैं, सवाल ये पैदा होता है। होता ये है बच्चों कि जैसे ही ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मैं आपको मिसाल के तौर पे इसी ट्राइक्लोरोफ्लोरोकार्बन की मिसाल दे देता हूं कि ये हवा में खारिज हुआ। जब ये हवा में खारिज हुआ और ऊपर ट्रोपोस्फियर को क्रॉस करता हुआ, उसको पार करता हुआ ये ऊपर स्ट्रेटोस्फियर में चला गया, तो इसके ऊपर जब पड़ती हैं सूरज से आने वाली यूवी रेज, तो जब इस पे यूवी रेज पड़ती हैं तो यूवी रेज के पड़ने की वजह से इसके अंदर भी वही अमल शुरू हो जाता है जिसका भी हम नाम पढ़कर आए हैं, फोटो डिसोसिएशन। और ये क्या करता है
ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन टूट जाता है और अपना एक क्लोरीन का एटम बतौर रेडिकल खारिज कर देता है, यानी CfCl2 अलग हो गया और क्लोरीन का एक रेडिकल खारिज कर दिया गया। गोया साबित हुआ कि ये जो कार्बन का क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना हुआ था, जाहिर है कार्बन का ये वाला क्लोरीन का बॉन्ड, ये वाला और ये वाला सब बराबर होंगे, तो इनमें से कोई एक बॉन्ड टूटेगा। कब? जब यूवी रेस पड़ेंगी, तो ये वाला या ये वाला या ये वाला, इन तीनों में से कोई एक बॉन्ड टूटेगा और उसके टूटने से क्या होगा, बाकी हिस्सा अलहदा हो गया और क्लोरीन का एक रेडिकल वहां से क्या हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। अब बच्चे कहेंगे सर इससे क्या होगा? इससे ये होगा बच्चों कि ये जो क्लोरीन का रेडिकल यहां से खारिज हुआ है, ये क्या करेगा, ये ओजोन के पास जाएगा। और चूंकि ओजोन का अभी हम रिएक्शन पढ़कर आए हैं कि ओजोन ने टूटना है, बच्चों ये रिएक्शन देखें, ओजोन ने टूटना है, टूट के उसने नॉर्मल यानी डाई एटॉमिक ऑक्सीजन के अंदर मुंतकिल होना है, साथ में मोनो एटॉमिक ऑक्सीजन बनना है। तो जैसे ही ये ओजोन टूटता है और टूट के डाई एटॉमिक ऑक्सीजन बनाता है, खैर है ये काम तो चल रहा है, लेकिन इससे बनने वाला जो मोनो एटॉमिक ऑक्सीजन है वो क्या करता है, वो इस क्लोरीन के रेडिकल के साथ मिल जाता है। तो यहां पे ऑक्सी क्लोराइड रेडिकल बन जाता है। और बच्चों आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो रेडिकल होता है वो खासा रिएक्टिव होता है, वो तो टिक के रहता ही नहीं है, वो तो किसी ना किसी के साथ रिएक्शन करता है। तो ये जो ऑक्सी क्लोराइड रेडिकल यहां बना है, ये क्या करेगा, इसने नॉर्मल ऑक्सीजन को, अब देखें ओजोन टूटा, नॉर्मल ऑक्सीजन बनी, नॉर्मल ऑक्सीजन के साथ क्या बन गया, एक मोनो एटॉमिक ऑक्सीजन बन गया। उस मोनो एटॉमिक ऑक्सीजन ने दोबारा नॉर्मल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना है और उसने ओजोन बनाना है। लेकिन इससे कबल वो जो ऑक्सीजन का मोनो एटम यहां से बनना है, उसने क्लोरीन के साथ मिलकर क्या बना दिया, ऑक्सी क्लोराइड रेडिकल बना दिया। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये नॉर्मल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से ओजोन का मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। अब क्या होगा, अब ये होगा जनाब कि ये जो ऑक्सी क्लोराइड रेडिकल बना है ना, ये ऑक्सी क्लोराइड रेडिकल टूटेगा, टूटकर ये ऑक्सीजन का रेडिकल फिर से बना देगा और क्लोरीन का रेडिकल फिर से बन जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे, वो कहेंगे सर ये क्यों रिएक्शन कर रहा है, हम ऐसा क्या कर रहे हैं वहां पे, कोई हालात दे रहे हैं, कोई शराइत, कोई टेम्परेचर, कोई प्रेशर। बच्चों याद रखें, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, यूवी रेज ही ये सारा काम चला देती हैं। यूवी रेज के अंदर इतनी ताकत है, उनकी इतनी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी है कि वो इन तमाम रिएक्शंस को खुद ब खुद चलाते हैं। तो ये जो ऑक्सी क्लोराइड रेडिकल बना हुआ है, ये फौरन टूटेगा, यूवी रेज को जज्ब करने के बाद ये ऑक्सीजन का एक रेडिकल बना देगा, साथ में क्लोराइड का एक रेडिकल बन जाएगा। अब बच्चे सोचेंगे सर उससे क्या होगा, उससे ये होगा जनाब कि ये जो ऑक्सीजन का रेडिकल बना है ना, ये ऑक्सीजन का रेडिकल एक और ऑक्सीजन के रेडिकल से रिएक्शन करेगा और ये बना देगा O2 यानी नॉर्मल ऑक्सीजन। बच्चे कहेंगे सर ये नॉर्मल, ये जो मोनो एटम है ऑक्सीजन का रेडिकल, सर ये कहां से आ गया? तो जनाब ये ओजोन के टूटने से जो आया ना, ये वो है, ये ओजोन के टूटने से जो बना है ये वो है। और ये वाला ऑक्सीजन कहां से आया, ये वो वाला रेडिकल है जो ऑक्सी रेडिकल ने दिया है। यानी क्या हो रहा है, हो ये रहा है कि ओजोन का मॉलिक्यूल टूटा, उससे O2 बना, ये जो ऑक्सीजन का रेडिकल था इसने वापस मिलना था ओजोन बनाने के लिए, लेकिन ये किसके साथ जुड़ गया, ये जाके जुड़ गया किसके साथ, ये जाके जुड़ गया क्लोरीन के साथ। ठीक है, एक और ओजोन का मॉलिक्यूल आया, वो भी टूटा, उसने O2 बनाया और साथ में उसने फिर O बना दिया।
अब वो O इससे पहले वापस मिल जाता, उस O ने ऑक्सी क्लोराइड वाले रेडिकल से लिया हुआ O लिया और ऑक्सीजन फिर बना दी। गोया साबित हुआ कि ओजोन टूट टूट के सिर्फ इस एक क्लोरीन रेडिकल की वजह से ओजोन टूट टूट के नॉर्मल ऑक्सीजन में जो है वह तब्दील होता चला जा रहा है। और ये जो ऑक्सीजन का रेडिकल बन रहा है, इस ऑक्सीजन के रेडिकल को इतना वक्त ही नहीं मिल रहा कि वो नॉर्मल ऑक्सीजन के साथ मिलकर दोबारा से ओजोन बना दे। इससे ओजोन खत्म होती चली जा रही है। और मजे की बात आप ये देखें कि ये जो क्लोरीन का रेडिकल है वो फिर से तैयार खड़ा हुआ है। इसको हम कहते हैं रीजनरेशन, वो दोबारा से बन गया है। आप देखिए, यही था जिसने काम खराब करना शुरू किया, वो एंड में उसी हालत में दोबारा बच गया। इसीलिए आपकी किताब में भी लिखा हुआ है कि एक ओजोन का, एक क्लोरीन का रेडिकल लाखों ओजोन के मॉलिक्यूल्स को खराब कर सकता है, और उसने किया है। उससे क्या हो रहा है? उससे यह हो रहा है कि ओजोन मुंतकिल होती चली जा रही है, तब्दील होती चली जा रही है नॉर्मल ऑक्सीजन के अंदर, और इसकी वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा होल पैदा हो गया है। ओजोन की लेयर में बाकायदा एक सुराख हो गया है, जिसको मैंने यहां पे डायग्राम की सूरत में दिखाने की कोशिश की है। इस हिस्से को नाम दिया जाता है कि यह है ओजोन होल। और बच्चों याद रखिएगा, ओजोन होल को बाकायदा एंटार्क्टिका और उसके बाद आर्कटिक रीजन के ऊपर देखा गया है। वो वाले हमारे हिस्से जमीन के, आपको पता है कि हमारी जमीन के जितने भी हमने बर्रे आज़म बनाए हुए, उसमें से एक बर्रे आज़म एंटार्क्टिका भी है। एंटार्क्टिका के ऊपर और उसके बाद आर्कटिक रीजन के ऊपर ओजोन होल देखा गया है, जिसकी चौड़ाई एक अंदाजे के मुताबिक उसकी चौड़ाई तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर बताई जाती है। इस कदर ज्यादा बड़ी मिकदार में हमने वहां से ओजोन को क्या कर दिया है? खत्म कर दिया है। ओजोन होल पैदा हो गया है, जिससे सूरज से आने वाली यूवी रेज बराहे रास्त दुनिया तक पहुंचना शुरू हो गई हैं। इसीलिए आप देखें कि उनके इतने पेचीदा मसाइल और उससे इतने सख्त किस्म के असरात सामने आए कि हमें कानून साजी करनी पड़ गई पूरी दुनिया के लिए। तो बच्चों, ये उसी डायग्राम को मैंने उसी शक्ल को यहाँ पे दिखाया है। ये वही एक सूरज है जिसको मैंने ऊपर दिखाया हुआ है, ये वही यूवी रेज हैं जो आ रही हैं, ये वही ओजोन की लेयर है, लेकिन उसके अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन व दीगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वजह से, तो ये है जमीन की सतह। मैं बता ये रहा हूं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और दीगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वजह से ओजोन होल पैदा हो गया। और ये ओजोन होल काफी बड़ी एरिया के ऊपर, बहुत बड़े फासले के ऊपर ये बना है। और याद रखिएगा, जब से हमने इन पर पाबंदी आयद की है, उसके बाद से ये देखा गया है कि ओजोन होल जो है वो फिल हो रहा है, वो दोबारा से, क्योंकि ओजोन के बनने का कुदरती अमल चलते रहना है। हमें सिर्फ ये करना है कि वो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन चले गए हैं, हमें उनको किसी तरीके से वहां से खत्म करना है। अब यहां पर कुछ बच्चों के दिमाग में एक सवाल आएगा, और आना भी चाहिए। बच्चों के ज़हन में सवाल ये आना चाहिए कि सर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारे यहाँ से खारिज हुए, ठीक है सर, वो पूरे ट्रोपोस्फियर से गुजर के गए, बिल्कुल ठीक है सर, वो स्ट्रेटोस्फियर में गए और उन्होंने जाके ओजोन के साथ रिएक्शन कर दिया या ओजोन के साथ पंगा ले लिया, जी बिल्कुल ठीक है। तो सर, उन्होंने ट्रोपोस्फियर में किसी के साथ रिएक्शन क्यों नहीं किया? ट्रोपोस्फियर में ऑक्सीजन है, ट्रोपोस्फियर में नाइट्रोजन है, पानी के बुखारात हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है और मीथेन है थोड़ी सी, बहुत सारे पोल्यूटेंट इंसान की सरगर्मियों की वजह से ट्रोपोस्फियर में मौजूद है। तो सर, उन्होंने उनके साथ रिएक्शन क्यों नहीं किया? वो सीधा ऊपर ही आके उन्होंने रिएक्शन करना शुरू कर दिया। ये बड़ा जबरदस्त किस्म का सवाल है।
इसका जवाब बड़ा सादा है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन इंतहाई अनस्टेबल कंपाउंड्स हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जल्दी करके किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते, ये अनस्टेबल हैं, लिहाजा पूरे ट्रोपोस्फियर में उनका किसी के साथ रिएक्शन नहीं होता और होना स्ट्रेटोस्फियर में भी नहीं था। लेकिन चूंकि वहां पे बड़ी जबरदस्त किस्म की यूवी रेज आती हैं, वो यूवी रेज फोटो डिसोसिएशन करके उनको तोड़ देती हैं, रेडिकल बन जाता है, और जब रेडिकल बन जाता है तो फिर वो रिएक्शन के काबिल हो जाते हैं। तो ये बड़ी अहम चीज़ है जिसको ज़हन में रखना है कि ये इंतहाई स्टेबल कंपाउंड्स हैं। ट्रोपोस्फियर में ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते, सीधा स्ट्रेटोस्फियर में जाके ओजोन को ख़राब करते हैं, और उसकी बहुत बड़ी वजह यूवी रेज है। अगर वहाँ यूवी रेज ना हो तो ये ओजोन के साथ भी रिएक्शन नहीं करेंगे और ये बिल्कुल हूबहू ऊपर निकल जाएंगे। तो बच्चों, ये आपने देख लिया कि इस तरह ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑक्सीजन ओजोन को ख़त्म करते जा रहे हैं और नॉर्मल ऑक्सीजन में तब्दील करते जा रहे थे। लेकिन जब हमने इन पर पाबंदी लगाई है तो उसके बाद से ये देखा गया कि ओजोन होल जो है वो फिल हो रहा है, और ओजोन होल के फिल होना यानी ये इसका जो भरना है वो सन 2000 के बाद देखा गया है। यानी इतना अरसा वो फिल नहीं हुआ। आप देखें जब से पाबंदी लगी है, वैसे कुछ किताबें हमें कहती हैं कि 1990 की दहाई में शुरू हो गया था, लेकिन इसके भरने के सबूत बाकायदा सन 2000 में हमें नजर आए। लेकिन एक मज़ेदार बात सुनिएगा बच्चों, एक रिसर्च के मुताबिक जितना नुकसान क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ने चंद सालों में ओजोन होल को दिया है, यानी ओजोन होल जो बना है, साइंटिस्ट के मुताबिक, साइंसदानों के मुताबिक ये ओजोन होल जितना हुआ है ये 2075 में जाके पूरी तरह फिल होगा। यानी चंद सालों में जो नुकसान क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ने दिया है उसको मुकम्मल तौर पे सही करने के लिए तकरीबन 100 साल दरकार है। यानी 2000 से शुरू हो गया 75, या अगर पिछले 10 साल भी आप मिला लें यानी 80-85 साल चाहिए वो 7, 8, 10 सालों की खराबी। तो इसका मतलब है कि हमारी नेचर को, हमारी कुदरत को नुकसान पहुंचाना आसान काम है, जबकि उसको ठीक करना खासा मुश्किल काम है और उसमें वक्त दरकार है। तो बच्चों, ये था हमारा उन्वान जिसमें हमने ओजोन का खात्मा पढ़ा और देखा कि ओजोन किस तरीके से ख़त्म हो रहा है। असरात जो हैं वो अभी बाकी हैं, जिसको अभी ही हम लोग बड़ी तफसील में जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। अब जितना आपने टॉपिक पढ़ लिया है उससे आप अंदाज़ा तो लगा सकते हैं कि असरात क्या होंगे। असरात आपके सामने हैं कि जब यूवी रेज इस ओजोन होल से नीचे आएंगी और आके पड़ना शुरू हो जाएंगी हमारी ज़मीन की सतह के ऊपर, तो उससे क्या होगा, यूवी रेज के ज्यादा होने की वजह से जमीन का दर्जा हरारत बढ़ जाएगा। तो जमीन का दर्जा हरारत बढ़ जाएगा, ये सबसे बड़ी बात है। और दर्जा हरारत बढ़ने का क्या मतलब है, ग्लोबल वार्मिंग। तो इससे कबल हम ग्लोबल वार्मिंग का उन्वान पढ़ के आ चुके हैं। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग में हमने पढ़ा कि ग्लोबल वार्मिंग की असल वजह क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ जाती है जिससे ज़्यादा रेडिएशंस जज्ब होती हैं और उस जगह का दर्जा हरारत और टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ना माहौल का या ट्रोपोस्फियर का वही है ग्लोबल वार्मिंग। तो इससे भी क्या होगा, ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ेगा, और जब ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ेगा तो इसका मतलब है ग्लोबल वार्मिंग होगी। तो ये इसका पहला एक मुज़र सेहत या हमारी दुनिया के ऊपर, हमारे माहौल के ऊपर एक मुज़र असर ये है कि ग्लोबल वार्मिंग होने लग जाएगी। दूसरी बात, ये जो यूवी रेज हैं, ये यूवी रेज पौधों, जानवरों, हत्ता के इंसानों के लिए नुकसानदेह हैं। ये इंसानों के लिए भी नुकसानदेह है।
हम अगर इनके नुकसानात का जायज़ा लें तो हमें पता चलता है कि ये जानवरों और इंसानों में, बिलखसूस मैं इंसान की बात कर रहा हूँ, कि ये इंसान के अंदर जिल्द का कैंसर पैदा करती है। जिल्द का कैंसर इनसे पैदा हो सकता है। इसके अलावा सन बर्न नाम की एक हालत होती है जिसमें इंसान की जो जिल्द होती है वो जलने लग जाती है, उसमें जलन शुरू हो जाती है और उसके जो सेल्स हैं वो तबाह होने लग जाते हैं। इसको हम सन बर्न का नाम देते हैं। और याद रखिएगा, कुछ बड़ी ताज़ा रिसर्च के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ कि यूवी रेज इंसान में अंधापन भी पैदा करती हैं, और ये परमानेंट, ये मुस्तकिल अंधापन पैदा होता है, क्योंकि एक टेम्परेरी भी होता है लेकिन ये मुस्तकिल अंधापन पैदा हो जाता है। तो आप अंदाज़ा करें कि जितना ज़्यादा ओजोन होल होता चला जाएगा उतनी ही ज़्यादा यूवी रेडिएशंस, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ज़मीन पे पड़ेंगी, जिसके इंसान, पौधों और जानवरों पे बड़े ज़बरदस्त, बड़े मुज़र किस्म के असरात जो है वो नज़र आएंगे। मैंने चंद एक का तज़किरा आपके सामने कर दिया। अगर हम पौधों की बात करें तो पौधों में हमें पता चलता है कि जनाब उनकी एक हालत उसमें शुरू हो जाती है जिसको हम कहते हैं टिश्यू ब्रेक। नाम से ही आपको समझ लग रही है कि उसके जो टिश्यूज होते हैं, टिश्यू क्या होता है, सेल्स जो होते हैं हमारे सेल के, हमारे जिस्म के जो खुलिये होते हैं सेल्स, जब वो ग्रुप बनाते हैं तो हम उस ग्रुप को नाम देते हैं कि वो टिश्यू है। तो पौधों का जिस्म टिश्यूज से मिलकर बना होता है, उनके वो टिश्यूज जो हैं वो टूट फूट का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो ख़त्म भी हो जाते हैं। उनके अंदर उनकी बढ़ोतरी, नशोनुमा का सारा अमल जो है वो रुक जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान हमें नज़र आ रहा है। इसके अलावा याद रखिएगा कि फसलों के ऊपर इसका बड़ा नुकसान होगा। फसलों पर इसके बड़े असरात पड़ेंगे और ये भी बात हम पढ़कर आ चुके हैं। बस मैं यहाँ पे इसका दोबारा हवाला इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि स्पेन एक ऐसा मुल्क है जिसमें बहुत ज़्यादा चावलों की फसल को नुकसान पहुंचा था अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस के बराह रास्त पड़ने की वजह से। तो फसलों पर नुकसानात, बिलखसूस जो चावल की फसल है, वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस के ज़रिए बड़ी जल्दी ख़राब होती है। इसके अलावा जब हमारी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग होगी और उस दुनिया का टेम्परेचर यानी बढ़ने लग जाएगा, हमारे माहौल का टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा, तो इससे कबल हम पढ़ के आ चुके हैं कि मौसमियाती तब्दीलियाँ आएंगी, सैलाब आने के ख़दशात होंगे, साइक्लोन्स होंगे, हवा का तासुर बदलेगा, हवा की डायरेक्शंस और उसकी समतें बदलेंगी। ये सारे नुकसानात इसके साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा बच्चों याद रखिएगा, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस अगर ज़्यादा होती हैं, ज़्यादा आती हैं, हमारी ज़मीन पर पड़ती हैं, तो उससे बहुत सारी मौसमियाती बीमारियां जो हैं वो जन्म लेती हैं, जैसे कि मलेरिया, जैसे कि डेंगू। इनके ऊपर टेम्परेचर के असरात पैदा होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये उन रेडिएशंस की वजह से होती हैं, क्योंकि मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, डेंगू नाम के वायरस की वजह से होता है, लेकिन जिन शराइत की ज़रूरत होती है जैसे कि टेम्परेचर, जैसे कि पीएच, इन सारी चीज़ों की वजह से वो बीमारियां ज़्यादा देर तक चल सकती हैं। तो बच्चों ये था हमारा आज का उन्वान, जिसमें हमने ओजोन के खात्मे को पढ़ा और साथ ही साथ हमने देखा कि ओजोन के ख़त्म होने की वजह से इंतहाई ज़्यादा नुकसानदेह असरात जो हैं वो पैदा हो रहे हैं। ये एक इंशाइया तर्ज के सवालात के तौर पे बोर्ड के पेपर में कई दफ़ा आ चुका हुआ है। इसको आपने उस लिहाज से तैयार करना है और जितनी भी मैंने इजाफी मालूमात आपको दी हैं उनको अपनी किताब के ऊपर नोट कर लीजिएगा। जी बच्चों, ये था आज का टॉपिक, आज का उन्वान, जिसमें हमने पढ़ा कि किस तरह ओजोन ख़त्म हो रही है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से और किस तरह ओजोन होल पैदा हुआ। लेकिन साथ ही साथ हमने पढ़ा कि अब ओजोन होल को हम ठीक भी कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की आपको समझ आ चुकी होगी। एक नई मालूमाती और बहुत ज़्यादा तफसील से भरी हुई वीडियो के साथ इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।